दिखा दिया हो तो आप सबको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो मान के चलिए कि उन सबको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम चलते कहां पे, सीधा लाते हैं आपको जो हमारा न्यू सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस को दिखाते हैं और सिलेबस में क्या नया है, क्या आपने नहीं देखा था, या किसी भी टॉपिक में कौन सा ऐसा टॉपिक जुड़ गया जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम आपको ले चलते हैं, फिर बाद में चलते हैं जो एलटीजीआईसी का सिलेबस है उस सिलेबस से डिस्कस कराते हैं। जो एलटीजीआईसी का सिलेबस है उस सिलेबस को दिखाते हुए भी आपको ले चले आगे की तरफ, ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिए जो नया सिलेबस आपका आया है उस नया सिलेबस को मैं पहले दिखाता हूं और आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। सर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, नहीं, अगर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आप परेशान ना हो। अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो हम ठीक करेंगे, हम बताएंगे, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डाउनलोड हमने नहीं किया है, डाउनलोड जहां से था वहीं से मैंने इसको अडॉप्ट किया और वहीं से आगे इसको मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी के तहत कुछ पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन किया गया है, जो नया सिलेबस भेजा गया है, उसके अकॉर्डिंग में दिखाता हूं। मैं भी अगर ये सिलेबस आया तो इस सिलेबस में क्या है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या देखने में बहुत बड़ा सिलेबस हो गया। देखिए एलटीजीआईसी से बड़ा सिलेबस किसी का नहीं है, और एलटीजीआईसी के सिलेबस को यदि हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है या पूरी तरीके से देख लिया है तो यहां बिल्कुल समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, आइए पहले आपको दिखाता हूं, फिर आगे की तरफ ले चलता हूं। पहले यूनिट में यहां भी मेरा 8 यूनिट में डिवाइड है। कितने यूनिट में? 8 यूनिट में टोटल सिलेबस आपका डिवाइड है। पहले सिलेबस यूनिट में हम क्या था, सारी शिक्षा का इतिहास, आधार एवं विकास, मतलब फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है पहले सिलेबस में, और वहां भी यही था, एलटीजीआईसी में भी यही था। यहां पर बेटा शारीरिक शिक्षा की विधियां, संगठन एवं प्रशासन, ये अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन था जो यूनिट 3 में था वहां पे, वह यहाँ पे यूनिट 2 में दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरे यूनिट में क्या होगा, तीसरे यूनिट में मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, वो भी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। तो ऐसे में यह टॉपिक वहां पे बात करेगा, ऐसे में वहां चौथे यूनिट में था, यहाँ पे तीसरे यूनिट में है। वहां पे दूसरे यूनिट में क्या रखा गया था एलटीजीआईसी में, वहां दूसरे यूनिट में उन्होंने साइकोलॉजी को रखा था। यहाँ पूरी तरीके से साइकोलॉजी उन्होंने खत्म किया है इस चैप्टर पे। चौथे यूनिट में मतलब शरीर गति क्रिया विज्ञान एवं मानव गतिविधि, मतलब जो इनकी फिजियोलॉजी है वहां पे 5वें यूनिट में था, यहाँ पे इन्होंने चौथे यूनिट में रखा है। अंदर भी दिखाएंगे कि परिवर्तन क्या है। 5वें यूनिट में थोड़ा शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री पहलू, यह चैप्टर आपको देखने में लग सकता है कि बिल्कुल नया है, जबकि यह चैप्टर कहां से बेटा, वहां पे आपकी जो शारीरिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री पहलू थे, इस चैप्टर को एक तरीके से देखा जाए तो साइकोलॉजी वाला चैप्टर है। यहाँ पे अंदर भी चल के देखेंगे तो लगभग जो सोशियोलॉजी है वो भी किसमें, फिजिकल एजुकेशन में, और जो आपकी जो साइकोलॉजी है फिजिकल एजुकेशन, वो दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे में देखिए एलटीजीआईसी में यह यूनिट 2 में रहा है। फिर देखिए बेटा 6वें यूनिट में इन्होंने क्या रखा है, खेल चोट स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण, इन्होंने 2 यूनिट को 1 यूनिट बना दिया। वहां पे जो खेल चोटें थी, जो स्पोर्ट इंजरी थी, वह अलग का चैप्टर था, और हेल्थ एजुकेशन अलग का चैप्टर था जिसमें न्यूट्रिशन जुड़ा हुआ था। तो वहां पे क्या था, हेल्थ एजुकेशन और खेल चोटें अलग अलग चैप्टर था, इन्होंने एक ही यूनिट में इसको रख दिया। 6 यूनिट में इन्होंने पूरी तरीके से क्या उसी को दिखा दिया। किसको दिखा दिया बेटा, जो स्पोर्ट इंजरी है और साथ में जो हेल्थ एजुकेशन है। ठीक है, एक बार 20 से काट के, लेकिन मैं इनको फोन कर दूं, मैं इनको हासिल कर चलिए। 7वां यूनिट क्या बेटा, खेल प्रशिक्षण और योग शिक्षा।
प्रशिक्षण, जो बेटा वहां पे आपने देखा होगा 9 यूनिट 9 में क्या था, खेल प्रशिक्षण था, जो इसमें ट्रेनिंग थी वो वहां पे था। योग जो ये चैप्टर जोड़ा गया है, ये कहाँ का है बेटा, ये हमारे जो यूनिट 1 में वहां भी था, खेल संबंधी सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता, मीन्स जो स्पोर्ट्स था, जो स्पोर्ट्स थ्योरी वाला चैप्टर वहां पे था, उस स्पोर्ट्स थ्योरी वाले चैप्टर को इन्होंने क्या किया, योग को बिल्कुल अलग कर दिया है। मतलब अब आने वाले समय में योग से कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि वह अब एक यूनिट का हिस्सा ना कि एक खेल की तरह। तो आप मान के चले कि यहाँ भी आपको जो चीजें मिलेंगी, ये आपका अलग से मिलेगा और उसी के संबंधित आपका योग शिक्षा मिल जाएगी। इसका जो लास्ट यूनिट रहेगा, लास्ट यूनिट देखिए क्या इसमें दिया इन्होंने, लास्ट यूनिट खेल संबंधी सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता। इसका मतलब है कि जो आपकी स्पोर्ट्स है, वहां पे हम लोगों ने 15 से 16 स्पोर्ट्स पढ़े थे, कहां पे, LTDIC में। वही सारी स्पोर्ट्स की जो थ्योरी है वो वाला चैप्टर यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। तो देखने एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म है। बाकी के सारे चैप्टर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सिर्फ जो लास्ट यूनिट 10 था LTGIC में, टेस्ट एंड मेजरमेंट, वो टेस्ट एंड मेजरमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म किया गया, मतलब रखा ही नहीं गया है, इसका चैप्टर का भाग ही नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब अगर आपको लेकर सीधा टॉपिक की तरफ और टॉपिक की तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पे कहाँ आता है। ठीक है, आपको सॉरी, अब हमें ये देखना है बेटा कि इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नया है, जिस टॉपिक को हम लोगों ने कहीं नहीं देखा था, वो टॉपिक यहाँ पे है क्या। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे टॉपिक नया क्या है। शारीरिक शिक्षा का इतिहास, आधार एवं विकास। जो इस यूनिट की जो चर्चा की गई है, इस यूनिट में क्या क्या हमको वहां मिला था, या हम लोगों ने कहीं ना कहीं सबको पढ़ा है, और जो चीजें नहीं पढ़ी है वो क्या है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे भारत, यूनान और रोम में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, जबकि वहां पे क्या था, सामान्य तरीके से एक यूनिट का एक टॉपिक बना दिया गया था कि भारत एवं विश्व में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। ऐसे में वहां पे यह भी नहीं क्लियर किया गया था कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसलिए वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा, हम लोग भारत को तो स्पेशल पढ़ते ही थे, जर्मनी को पढ़ते थे, रोम को पढ़ते थे, डेनमार्क को पढ़ते थे, स्वीडन को पढ़ते थे, इंग्लैंड को पढ़ते थे, चीन को भी थोड़ा सा पढ़े थे, रोम को पढ़े हैं, रशिया को, मतलब कहीं ना कहीं यूरोप के जो भी देश है, जिन देशों में फिजिकल एजुकेशन को पूरी तरीके से एक से है आगे ले जाने का, उनको तो पढ़े ही थे। साथ ही साथ जो हमारे 7 कंटिनेंट है, उन 7 कंटिनेंट में लगभग 3 कंटिनेंट की स्पेशल चर्चा करती थी, जिनमें से एशिया की, यूरोप की और अमेरिका महाद्वीप की, उन तीनों की हम चर्चा करते थे। तो इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया कि भारत को तो पढ़ना ही है, साथ में यूनान को, रोम को, सिर्फ इतना ही चर्चा की। मतलब अगर देखा जाए तो एक अच्छा टॉपिक जो यहाँ पे कटने वाला है, या कह लीजिए जो कट गया है, जो यहाँ कट गया है वो क्या, एक तरीके से हमारी जर्मनी कट गई है, हमारा डेनमार्क कटा है, हमारा रोम कटा है, ये स्पेशल देश थे। रोम, अच्छा रोम को रोम रखा गया, सर रोम रखा गया है, मान के चले कि जर्मनी स्पेशल, हाँ ये कह लीजिए। बाकी अगर देखा जाए तो सिर्फ यूनान का जो इतिहास है वो बड़ा इतिहास है, रोम का भी इतिहास छोटा सा है, बाकी जो भारत का इतिहास है हमें उसी को पूरी तरीके से पढ़ना है। एक तो ये हुआ, दूसरा देखिए इन्होंने क्या दिया, जो सब हम लोगों ने इससे ज्यादा पढ़ा है, इससे कम इससे ज्यादा पढ़ा है। दूसरा देखिए शारीरिक शिक्षा के दर्शन,
दर्शन, ये दर्शन हम लोग वैसे ही पढ़ते थे, जो हमारी कविता की जो दर्शन था, उन दर्शनों में चारों दर्शनों की हम लोग चर्चा करते थे। उन चारों दर्शनों में यहाँ भी 4 दर्शनों की चर्चा की गई है, जिनमें आदर्शवाद की चर्चा है, व्यवहारिकतावाद, प्रकृतिवाद, 3 की चर्चा यहाँ की गई है। और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य और लक्ष्य। तो जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के साथ साथ उनकी जो फिजिकल एजुकेशन की हमारी परिभाषा की चर्चा, उद्देश्य और लक्ष्य की चर्चा, तो इन सबको तो हम लोगों ने आसानी से पढ़ा है। तो यहां भी ज्यादा दिक्कत है, मतलब ज्यादा पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास, और विकास में भी क्या नहीं होगा, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब 1947 के बाद की चर्चा और 1947 के पहले की चर्चा, वो भी स्पेशल इंडिया। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब देखिए सरकारी योजनाएं एवं पहल, उन्हें देखिए क्या क्या सरकारी योजनाएं एवं पहल में क्या जोड़ा इन्होंने, क्या जोड़ा बता, राष्ट्रीय खेल, खेलो इंडिया मिशन, फिट इंडिया आंदोलन, टॉप्स की चर्चा, फिटनेस प्रोटोकॉल की चर्चा, दिशा निर्देश की, मतलब उसके दिशा निर्देशों की चर्चा, और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और स्थान। तो ये भी हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और स्थान है, इसको हम लोगों ने ऐसे ही शॉर्ट में पढ़ा था। शॉर्ट का मतलब ये है कि सिलेबस में वहां पे दिया नहीं जाता था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे, इसको कहीं ना कहीं तो पढ़ लिया करते थे। तो यहाँ पे देखे तो ये भी जो दिया गया सामान्य ही कहता है, जबकि खेलो इंडिया को पढ़ा, फिट इंडिया को भी पढ़ा है, टॉप्स को भी देखा है। फिटनेस प्रोटोकॉल एक अलग की चर्चा यहाँ की गई है कि फिटनेस प्रोटोकॉल का मतलब है कि किस तरीके की फिटनेस हमारे भारत के या शहरों की जिनके भी बीच में पढ़ रहा है, उनके अंदर ये क्या क्या होना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रोटोकॉल की चर्चा थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जी सर, ये सिलेबस देखकर लग रहा है कि हम लोग पहले एडवांस में पढ़ चुके हैं ये सब। खेलो इंडिया से नहीं क्वेश्चन वगैरह कम आते थे, अब मतलब दे दिया सिलेबस, अच्छा है ये। हमने क्या कहा, अगर पीछे वाली हम लोग क्लास में देखें, जो क्लास हम लोग पढ़ रही है, उन क्लासों में हम लोगों ने इतना जो वहां पे दिया नहीं गया था, ये चीजें जैसे यहाँ पे दी गई ना, वहां पे दी नहीं गई थी। फिर भी हम लोगों ने जब फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उस हिस्ट्री में सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ भी छोड़ा नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने स्पेशल खेलो इंडिया की अलग चर्चा की थी। और खेलो इंडिया के तहत जब हम लोगों ने कब, अगर देखा जाए तो चाहे वो 1947 के बाद की चर्चा की जाए, वहां से शुरू किए थे, जब 2025 तक आए थे, तो उस बीच में जो जो भी डेटें मिली थी और उन डेटों में जो भी इंपॉर्टेंट था, उन सारी चीजों को हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एडवांस पढ़ा, कुछ भी छूटा नहीं है। अब देखिए यह भी जो चैप्टर दिया गया है, यूनिट फर्स्ट का एक चैप्टर वहां भी था, यहाँ भी है। क्या क्या देखे, ओलंपिक खेल बिल्कुल वहां भी था, एशियाई खेल वहां भी था, राष्ट्रमंडल खेल वहां भी था। वहां पे नहीं था तो क्या था, देखिए वहां पे इससे ज्यादा क्या था, ज्यादा में वहां पे जो चौथा खेल जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था एफ्रो एशियाई खेल। एफ्रो एशियाई खेलों की चर्चा हुई थी, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत हमको नहीं होगी। विश्व कप चैंपियनशिप, चलो ठीक है, विश्व कप जितने भी होते हैं लगभग मेजर गेम के, उनकी सबकी विश्व कप को ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे मालूम फीफा चल रहा है, फीफा की चर्चा कर लेते, क्रिकेट चलता क्रिकेट की चर्चा कर लेते, हॉकी चलती हॉकी की चर्चा कर लेते। तो ऐसे जो मेजर स्पोर्ट्स है, उनकी जो वर्ल्ड कप है, उनको हम लोग पढ़ लेते। तो ये भी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही है। यहाँ पे स्पेशल देखा जाए तो जो उन्होंने जोड़ा है पैरालंपिक में भारत, मतलब स्पेशल पैरालंपिक की चर्चा थोड़ी सी करके हमको स्पेशल इंडिया को देखना है कि भारत पैरालंपिक खेलों में कब आया, और जब से आया तब से उसकी क्या क्या खासियत रही है। ठीक है, तो चलिए ये भी है, बिल्कुल करें, कोई अलग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य और फिटनेस से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस बिल्कुल क्लियर है। जो हम लोग महत्वपूर्ण तिथियों को पढ़ते हैं ना, दिवस की चर्चा करते, वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अलग नहीं है, ये कह दीजिए कि लिखने में अलग सा लग रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये तो बेटा क्या है, यूनिट फर्स्ट की चर्चा ये हमारी है। अब अगर यूनिट सेकेंड की चर्चा की जाए, शारीरिक शिक्षा की विधियां और क्या क्या संगठन और प्रशासन, ये जो चैप्टर होता है, ऐसे में देखा जाए तो थ्योरी बेस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, थ्योरी बेस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर प्रश्न यहां से पूछे जाते तो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, और यहां से हर बार इस बार भी प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर देखा जाए तो यूपी टीजीटी में जो प्रश्न बने थे,
भले उन्होंने इस चीज को अभी डाउनलोड किया या दिखाया, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो यहां से प्रश्न सारे उठे हैं। अब देखिए क्या क्या, जो शिक्षण विधियां, जो टीचिंग मेथड्स है उनकी चर्चा, उनकी विधियों के प्रकार की चर्चा, जो कथा प्रबंधन के सिद्धांत है इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो टीचिंग मैनेजमेंट है उसकी चर्चा है, उनके सिद्धांत की चर्चा, शिक्षण में जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री, टीचिंग जो एड्स है उनकी चर्चा, ये भी स्पेशल पढ़ा है, पाठ योजना लेसन प्लान की चर्चा, शिक्षण विधियां, ठीक है, जो शिक्षण की विधियां है उनकी भी चर्चा, और प्रभावित करने वाले कारण, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब कौन कौन सी वो शिक्षण विधियां को जो डिस्टर्ब करती है, प्रभावित करती है, उनकी चर्चा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सारा जो टॉपिक है थ्योरी बेस्ड का टॉपिक है और इंपॉर्टेंट, मतलब कि कुछ भी ऐसा आपको नहीं लगेगा, हाँ जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कुछ नया है। इसको भी जब शॉर्ट मेथड से हम लोग एक बार दिमाग में बसा लेंगे तो ऐसे में जितने भी प्रश्न यहां से आने की संभावना होती है सब क्लियर हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है। आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा, संगठन और प्रशासन के मूल सिद्धांत और कार्य, एक टॉपिक यहाँ पे जो जुड़ा है वो संगठन और प्रशासन से। देखिए टीचिंग मेथड से जो चर्चा थी वो खत्म हो गई, और हम संगठन और प्रशासन पे आ गए। संगठन प्रशासन में उन्होंने क्या दिखाया बेटा, मूल सिद्धांत की चर्चा, जो नई पेंडिंग है, बैंक वाले में नहीं चल रहा है, एक बार बीच से काटो देखो। एक मिनट आप लोग ऐसे थोड़ा होल्ड रहिए, कुछ लोग बहुत ज्यादा लोग बाहर हो गए हैं, उनको थोड़ा अंदर करने की जरूरत है। एक मिनट ऐसे होल्ड रहिए बस, यहां से करते। हेलो, देखो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहला दिन होने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब बार बार वो लोग फोन करते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि पहला दिन है, सिलेबस का डिसीजन है, तो कहीं ना कहीं वो लोग, जो भी लोग नहीं ऐड हो पाए वो ऐड हो जाए, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको, ठीक है, तो कंसंट्रेट रहिए, जो लोग आगे पीछे हो रहे हैं उनको लिखा जा रहा है। अब देखिए बेटा, या तो हो गया, फिर बेटा जो अलग का, देखिए चैप्टर जो अलग का लगा है वहां पे संगठन और प्रशासन की अलग से चर्चा नहीं की गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे संगठन और प्रशासन के मूल सिद्धांत और कार्य, कार्यालय और कर्मचारी प्रबंधन, ये चैप्टर अलग से जोड़ा गया है, ये चैप्टर अलग से जोड़ा गया, जबकि वहां पे संक्षेप में कुछ लिखा नहीं गया था। ठीक है, अब देखिए अलग क्या है, खेल अवसंरचना और उपकरणों का रखरखाव, ठीक है, वो से भी है, जो इक्विपमेंट थे उनके रखरखाव की जो चर्चा हुई थी उससे संबंधित कोई अलग नहीं चैप्टर है। इंडोर आउटडोर की चर्चा थी, खेल सुविधाएं, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। प्रतियोगिताओं का आयोजन में क्या क्या बेटा, शिक्षक कैसे आप बनाएंगे, उनके प्रकार में लीग, नॉकआउट, संयोजन या कॉम्बिनेशन, मतलब जो 7 प्रकार के टूर्नामेंट थे उनकी चर्चा, और साथ ही साथ इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल की चर्चा, ठीक है, उसी को अंतर और अंतर संस्थान या प्रतियोगिता दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ तक जो चैप्टर भी वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इसी एक की चर्चा हमने करनी है, जो सीडिंग से प्रश्न आया था उसकी चर्चा यहाँ से है। ठीक है, तो प्रतियोगिताओं का आयोजन में निर्धारण है, शिक्षक कैसे बनाएंगे, और उनके प्रकार में लीग, नॉकआउट, संयोजन, प्रतियोगिता की चर्चा इन्होंने जो की है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल टूर्नामेंट हमको पढ़ लेना है। साथ ही साथ इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल की चर्चा, और लास्ट में इन्होंने क्या किया है, एक नए चैप्टर के रूप में मनोरंजन तो वहां पे था और यूनिट 3 में ही था, जो रिक्रिएशन की चर्चा थी इसी में था। जबकि यहां देखा जाए तो बेटा सीवी रूबिक पूरी तरीके से खत्म है, यहाँ पे सीवी रूबिक की चर्चा नहीं की गई है। जो कैंप वगैरह थे कैंप को खत्म किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने रिक्रिएशन को रखा है, और जो हमारे लघु खेल है उन लघु खेलों की चर्चा हुई है, और भी रिक्रिएशनल ही जो लीड अप गेमों की तरह जिनको यूज करते हैं उनकी चर्चा यहाँ पे कर देनी है। तो आपका ये बेटा लघु खेल में आ जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा,
दिखाई दे नहीं रही है। आगे देखिएगा, तीसरे देखिए यूनिट क्या है, मानव शरीर रचना विज्ञान। कोई दिक्कत है क्या? सही है सर। ठीक है, देखिए सर थोड़ा सा क्या ब्लड दिख रहा है? सर आवाज जो है ना सर, आवाज ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही है सर, एकदम आवाज सर गूंज सी रही है आवाज सर, कट एकदम रही है जो सर, गिर रही वॉइस है। होना चाहिए, सर वॉइस जो एकदम क्लियर वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस एकदम आ रही है, एकदम गूंज रही है सर आवाज को। वॉइस सर तो समझ में नहीं आ रहा सर कुछ भी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए ठीक है। अरे देखिए बाहर लेने तो ज्यादा सही रहेगा। वो कुलदीप जी के पास है, कुलदीप जी आज लेके चले गए, थोड़ा सा कहीं बाहर है नहीं, हमारा सुनेंगे थोड़ा सा। अगर कहीं समस्या हो रही है सुनने में तो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ और समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ क्या होगा, सिलेबस का डिस्कशन है आज। ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन है। जैसे ही हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो नियर होकर पढ़ाएंगे और वो सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। नहीं सर, इतना नहीं है, आवाज समझ में आ रही है अच्छी। थोड़ा सा मैं मानता हूँ इस बात को कि कभी कभी आवाज सीख नहीं जाती है तो फिर कंसंट्रेशन खत्म होता है। और कुछ ऐसे लोग जो अभी नए हैं, हो सकता है कि उनको अगर थोड़ी सी भाषा तो मेरी बिल्कुल आज जैसी है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कहीं लगता है कि कुछ समझ में कम आ रहा है तो आप कंसंट्रेट होकर सुनिए। मैं रिपीट दोनों तरीके से करूंगा, आप इंग्लिश हिंदी कहोगे तो मैं कन्वर्ट भी करता चलूंगा। ठीक है, आप अभी बस सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बस समझिएगा कि जो ये चल रहा है ये टॉपिक हमारे पास है कि नहीं है। ठीक है, जो यूनिट 4 है बेटा, शरीर गति क्रिया विज्ञान एवं मानव गति विज्ञान, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। क्या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की चर्चा की गई है। सर ऊपर वाली नंबर 3। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ वो एनाटॉमी की चर्चा यहाँ पे, सॉरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की चर्चा। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में देखना बेटा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या है, ऐसा कुछ नया तो नहीं है या क्या क्या यहाँ पे छूट गया है, सारी चीजें हमें देखते चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पे बेटा मानव शरीर के जैविक आधार, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट थे फिजिकल एजुकेशन में, वहां भी था यहां भी है। यूनिट 4 में वहां पे था, यहां पे यूनिट 3 में है। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी हट गई है तो साइकोलॉजी हट पा गई है, वो आगे वाले यूनिट में जोड़ दी गई है। इसलिए यहां पे देखिए, जो मानव शरीर के जैविक आधार है, जो जीवन का आधार है, उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। मतलब यहाँ पे जो हेरिडिटी या एनवायरमेंट वगैरह की चर्चा है वो यहाँ का चैप्टर आता है। इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए बेटा क्या है, सेल की चर्चा की गई है, वहां भी सेल था यहां भी सेल है। ऊतक की चर्चा की गई है, टिश्यू वहां भी था यहां भी है। और अंग, अंग का मतलब जो कोशिकांग है उनकी चर्चा, कोशिका के जो समस्त अंग है उनकी चर्चा, या पहले की जो ऑर्गन है उन। अब देखिए मतलब कुल मिलाते एनाटॉमी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, मानव शरीर और उसके संस्थानों की संरचना और कार्य, एक तरीके से आपके टॉपिक का नाम है या आपके टॉपिक का नाम यहां से यहां तक, यहां से आपके संस्थान या जो आपके कलो सिस्टम है, एनाटॉमी में जो सिस्टम, सिस्टम में देखते क्या क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशी संस्थान है उसकी चर्चा, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र उसकी चर्चा, इसके बाद देखिए जो परिसंचरण की चर्चा है, की चर्चा यहाँ पे है। ये परिसंचरण तंत्र की चर्चा यहाँ पे होगा, मतलब जो सर्कुलेशन की चर्चा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड वगैरह वो यहाँ पे आ गया।
फिर क्या कहता है, रेस्पिरेटरी श्वसन संस्थान, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी चर्चा। फिर देखिए पाचन संस्थान। अब यहां भी देखा जाए तो एलटीजीआईसी की तुलना में एनाटॉमी को यहां कम कर दिया गया। वहां पे कुल मिला के 11 चैप्टर लगे थे, यहां पे इन लोगों ने कुछ चैप्टरों को अलग तरीके से काट दिया है। जबकि यह जो चैप्टर है मानव रक्त, आपके परिसंचरण तंत्र का है, संरचना वो एनाटॉमी हो गई आपकी, फेफड़ों की क्षमताएं एवं आयतन, ठीक है, जो कैपेसिटी है और जो उसका वॉल्यूम है उसकी चर्चा, मतलब वो किसका होता है। हम लोग कहां पढ़ते थे इसको, हम लोग पढ़ते थे इस संस्थान में, श्वसन संस्थान में, यहां पढ़ते थे ये वाले चैप्टर में। तो कुल मिलाकर यह जो है, जो वहां पे 11 चैप्टर दिए गए थे, उसी 11 चैप्टर में ये वहां पे शामिल था, अलग से नहीं था, यहाँ पे अलग से रखा गया है। ये देखिए मांसपेशी, परिसंचरण और श्वसन, जो इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम्स था, जो यूनिट 4 का अंतिम चैप्टर था, 11वां चैप्टर था, यहां पे उसको इन्होंने अलग से रखा है। और यहां भी सेम वही चीज रखी है, परिसंचरण की चर्चा की है, मतलब कार्डियक आउटपुट वगैरह या कार्डियक से संबंधित जो चर्चा है, या कह लो कि ब्लड से संबंधित चर्चा यहाँ पे है, श्वसन से चर्चा यहाँ पे है, और जो हमारी मस्कुलर है वो यहाँ पे है। बल्कि वहां पे हम लोग डाइजेशन को भी पढ़ लेते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ता था इसका, हमारे व्यायाम को उसको वहां पढ़ते थे, जबकि यहाँ पे ये भी कम है, मतलब उस यूनिट से भी यहाँ कम है। तो कुल मिला के देखा जाए बेटा, यह यूनिट भी तोड़ मरोड़ के कम ही किया गया है। चैप्टर में अगर देखे तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 ही चैप्टर, 4 ये और ये 5, कुल मिला के 5 चैप्टरों में इन्होंने खत्म कर दिया। जबकि वहां पे क्या क्या अलग था, जबकि वहां पे अलग से ग्लैंड थी, जिसे ग्लैंडुलर सिस्टम में पढ़ते थे, सेंस ऑर्गन था, एक अलग का चैप्टर वहां लगा था, जो यहां उसकी भी चर्चा नहीं है। साथ ही साथ वहां पे एक चैप्टर और लगा था, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब ये भी कटा है। कुल मिलाकर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर ये कटा है, और ये चैप्टर मान लो उसी में है। तो 5, 3, 8, 8, 1, 9 चैप्टर तो ऐसे ऐसे हो गए। एक आध चैप्टर तो वहां पे अलग से जो है वो कहां पे है, एक वहां पे सेल का चैप्टर अलग था, और एक चैप्टर कौन सा, टिश्यू का चैप्टर अलग था। तो ऐसे में देखा जाए 5, 1, 6, 1, 7, 8, 9, 10 और ये 11, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल सारी चीजें वही की वही है, बल्कि चैप्टरों की संख्या यहां कम कर दी गई है। अगर एलटीजीआईसी कोई अच्छे से पढ़ के आया है तो यहाँ पे बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन, मतलब लगेगा कि हम कम ही पढ़ रहे, ज्यादा नहीं पढ़ रहे। अगर एलटीजीआईसी के सिलेबस को हम लोगों ने एग्जाम के टाइम में 1 महीने में एक बार रिवाइज कर दिया था, तो इसको पूरी तरीके से जब तक पढ़ना है वो तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे कैसे पढ़ रहे, कितना डीप में जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम अगर एग्जाम की डेट हमारे पास आ जाती है और ये लगता है कि सर 1 महीने भी बाकी, तो 1 महीने में इन सारे चैप्टरों की जो कह लीजिए कि शॉर्ट नोट होगी, वो या पहले शॉर्ट जो व्यू होगा वो हम लोगों को आसानी से एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फिर अगला चैप्टर में जोड़ा बेटा किन्सियोलॉजी वाला, बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी की चर्चा इन्होंने यहाँ पे की है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, इसमें क्या क्या है, मानव शरीर की मौलिक गतिविधियां, जो फंडामेंटल मूवमेंट्स थे जिनमें हम लोगों ने 19 मूवमेंट को पढ़ा है, वो सारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये मतलब सारी चीजें, वो वहां पे क्या है, वो हमारी जो मानव शरीर की मौलिक गतिविधियां है उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। जबकि एक ही छोटे से चैप्टर में इन्होंने इसको खत्म कर दिया। हम लोगों ने इस चैप्टर को 3 रूपों में वहां पढ़ा था। अब देखिए आगे बढ़ती, जबकि नहीं एक बार पूरा देख रहे, हो सकता है आगे पीछे कहीं ना तो वैसे लगा नहीं, क्योंकि हमने पूरा देख लिया है तो लगा नहीं है। फिर देखिए अक्ष और धुरी, जो प्लेन और एक्सिस की चर्चा है वो यहाँ पे इन्होंने की है, जो वहां का महत्वपूर्ण चैप्टर था। गुरुत्वाकर्षण केंद्र वहां भी था, यहाँ पे है। गुरुत्वाकर्षण रेखा का मतलब उसी संबंधित है, दोनों एक ही भाग है। मांसपेशियों के संकुचन के प्रकार की चर्चा की है।
कि आइसोमेट्रिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, आइसोकाइनेटिक क्या है, इसेंट्रिक क्या है, कंसेंट्रिक क्या है, उनकी चर्चा। तो ये भी यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न जोड़ों में प्रमुख मांसपेशियां, इन्होंने बताया कि जॉइंट्स में जो मांसपेशियां हैं वो कौन कौन सी है। जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो क्या है, एडक्शन और अबडक्शन करते हैं तो क्या है, या किसी भी जॉइंट्स में जो मांसपेशियों की चर्चा, उनकी क्रियाविधि कुल मिलाकर चर्चा है, या ऑरिजिन और एक्सटेंशन की जो चर्चा, उनकी चर्चा हो जाएगी। तो यह भी मान के चलिए कि उसी का एक चैप्टर बन जाएगा, टॉपिक बन जाएगा। सॉरी, खेल गतिविधियों में शरीर गतिक्रिया विज्ञान, मतलब किनेसियोलॉजी की चर्चा स्पेशल है, उसके सिद्धांतों की चर्चा, और साथ ही साथ जो उसकी अवधारणा अनुप्रयोग में क्या क्या दिया, देखिए यहां से क्या क्या दिया है। खेल गतिविधियों में शरीर गतिक्रिया विज्ञान किनेसियोलॉजी में सिद्धांत की अवधारणा है। ये आपका क्या बेटा, ये आपके चैप्टर का नाम है। ये क्या है, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, खेल गतिविधियों में शरीर गतिक्रिया विज्ञान, मतलब जो किनेसियोलॉजी के सिद्धांत में अवधारणा और अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़ना है। हमें बल को पढ़ना है, हमें घर्षण को पढ़ना है, हमें उत्तोलक को, लीवर जो उसको पढ़ना है, हमें गति के नियम पढ़ना। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां भी 4 मुख्य टॉपिक थे, यहाँ भी 4 मुख्य टॉपिक है, जिनमें क्या था, लीवर था, न्यूटन्स लॉ था, प्लेन और एक्सिस था, और एक आपका क्या मिलता था यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया गया आपका उत्तोलक हो गया, गति के नियम हो गए, बल हो गया, घर्षण हो गया। बाकी यहाँ पे आप क्या पढ़े थे, प्लेन और एक्सिस हो गया, जो कुल मिला के पूरा है। मतलब कुल देखा जाए तो जो वहां पे था सेम वो यहाँ पे है, सिर्फ इन्होंने तरीका अलग कर दिया है, बाकी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये देखिए गति की अवधारणा क्या था, खेल अनुप्रयोग में दूरी, विस्थापन, गति, वेग और त्वरण। कुल मिलाकर के जो हमारे फिजिक्स वाला चैप्टर था ये यहाँ भी है। सारी चीजें हैं, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, गति क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कुछ यहाँ भी अलग नहीं है, लेकिन इन्होंने ये अच्छा कर दिया कि जो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से, इस तरीके से देखा जाए तो एलपीजीआईसी में भी अलग नहीं किया गया था। वहां पे उन्होंने किनेसियोलॉजी का, जो मैं दिखाऊंगा आपको, वहां पे उन्होंने किनेसियोलॉजी को शॉर्ट टर्म की, मतलब शॉर्ट नोट की तरह बांट दिया था, और उन्होंने स्पेशल में अगर देखा जाए तो प्लेन और एक्सिस, न्यूटन्स लॉ, लीवर और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी चर्चा उन्होंने स्पेशल की थी। बाकी सब कुछ सामान्य दिशा में छोड़ दिया था, या तो वहां पे कुछ एक आध दो चीजें ऐड थी लेकिन कॉमन ऐड थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया है, मतलब कि काबिल तारीफ है, देखने में अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी मजा आएगा। अब देखिए पांचवी यूनिट में देखते बेटा, इन्होंने पांचवी यूनिट में क्या डिवाइड किया है। पांचवी में देखिए क्या इन्होंने डिवाइड किया, शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय पहलू। मतलब जो साइकोलॉजी थी, मनोवैज्ञानिक एवं जो समाजशास्त्रीय पहलू की चर्चा इन्होंने की है। एक तरीके से देखा जाए तो वहां पे जो यूनिट 3 में था वही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। सिर्फ इन्होंने क्या किया बेटा, जो सोशियोलॉजी टर्म है या फिजिकल एजुकेशन में जो सोशियोलॉजी है उसको इन्होंने थोड़ा सा अलग करके यहाँ दिया था, जबकि वहां पे स्पेशल क्या था, मनोविज्ञान था। स्पेशल मनोविज्ञान वहां पे था, यहाँ पे स्पेशल मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ और भी चीजें ऐड की गई। जैसे में आइए देखते क्या, मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान की परिभाषा। चलिए ठीक है, वही सेम चीज है कि साइकोलॉजी क्या है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, एक तरीके से उनकी परिभाषा बता दी है और साथ में महत्व बताना है, थोड़ा सा अंतर भी देख लिया जाएगा। फिर इन्होंने लर्निंग को रखा, अधिगम के सिद्धांत, जो सीखने के सिद्धांत है उनकी चर्चा वहां भी यहाँ भी है। नियम, जो 3 नियमों की, 2 नियमों की चर्चा होती है, और स्पेशल जो 5, 3, 8 नियमों की चर्चा होती है खंड 1 वाला, उसकी चर्चा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का हस्तांतरण जो है वहां भी था, यहां भी है। अब देखिए एक यूनिट में था जो स्पेशल किसमें था, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में। खेल, अब देखिए खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण।
चलिए ये थ्योरी वाला टॉपिक एक मिल गया आपको कि खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक क्या क्या है। एक, जिनमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वजन की चर्चा। इसीलिए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ही हम अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19 सीनियर्स, गर्ल्स, बॉयज ये सब करते हैं ना, वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को इन्होंने यहाँ पे रखा। प्रेरणा के प्रकार, कुल मिला के जो मोटिवेशन है उस मोटिवेशन की चर्चा, और 2 टाइप्स की जो मोटिवेशन है उसको याद रखा। व्यक्तित्व में याद रखे, इन्होंने व्यक्तित्व में कुछ अलग डिवाइड नहीं किया है, जबकि हमें व्यक्तित्व को बताते हुए चाहे सेल्डन की चर्चा, चाहे क्रस्मर की चर्चा, चाहे जुंग महोदय की चर्चा, चाहे स्प्रिंगलर की चर्चा, सबकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करने की जरूरत है, जबकि इन्होंने अलग तरीके से पर्सनालिटी को डिवाइड नहीं किया। शारीरिक शिक्षा और खेलों के समाजशास्त्रीय आधार, ये वाला चैप्टर इन्होंने अलग से जोड़ा, पहले ये वाला चैप्टर वहां पे नहीं हुआ करता था। फिर देखिए ये वहां पे था, लेकिन कहां पे था बेटा, ये वहां पे यूनिट 3 में था। जो सुपरविजन वाला चैप्टर था उस सुपरविजन वाले चैप्टर में इसको वहां पे रखा गया था, जो हमारी लीडरशिप थी, नेतृत्व के गुण। एक तो आज नहीं आ रही है क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि आपके हेड की वजह से है सर। अब आज बेटा, आज आपने मैंने कह दिया, आज आप लोग पढ़ लो, माइक से कल माइक लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज थोड़ा हम समझ गए जी, वो पहले कुछ लोगों ने मुझे बताया तो मैंने समझ में आ गया था, बट आज आप लोग कोशिश कर लो, अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग में एक बार साफ साफ हो सकता है दिखाई देगा, समझ में आ जाए, बाकी कल की क्लास में वो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। आगे देखिए बेटा, जो समूह गतिकी है उसकी चर्चा, समूह सामंजस्य, सहकर्मी समूह, ये जो चैप्टर है तरीके से देखा जाए, ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला पूरा टॉपिक नया है, थ्योरी बेस का चैप्टर है लेकिन पूरी तरीके से नया है ये वाला, जबकि वहां पे ये चैप्टर लगा ही नहीं था। और देखिए क्या, खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले समाजशास्त्री कारक, खेलों में सामाजिकीकरण के कारक, यह भी एक तरीके से इसी का पार्ट, ये वाला जो है ना समाजशास्त्री पहलू, ये पूरी तरीके से अलग है। चलिए हम आगे, अरे ठीक है, जो देना दो, चलो आगे, अभी चलो, हाँ चलो, अरे चलो भाई, क्या ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। एक और चैप्टर देखिए नया, अनुकूली और समावेशी शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य एवं घटक। ये जो देखिए अनुकूली, अनुकूली का मतलब बेटा है जो एडाप्टेड है या एडाप्ट किए जा सकते हैं, और उसी के साथ क्या क्या है, समावेशी शारीरिक शिक्षा। समावेशी का मतलब क्या होता है, जो समावेश हो जाए, जैसे मान लो मैं सामान्य चर्चा करूं, बाकी मैं बाद में बताऊंगा, इसकी चर्चा करूंगा। समावेशी शारीरिक शिक्षा क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके लिए खेलों को खिलाना भी जरूरी है लेकिन नियमों में परिवर्तन भी जरूरी है। जैसे एक हैंडीकैप प्लेयर है, उसको बैडमिंटन खेलना है लेकिन उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे, तो ऐसे में उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए। एक अंधा व्यक्ति है, उसके लिए क्रिकेट की व्यवस्था की जानी है, तो उसके लिए ऐसे में क्या हो, क्योंकि वो अंधा है, थोड़ा सा दिखता है या 80% तक ब्लाइंड है, तो उसके लिए क्या है, जो गेंद यूज होती है ना, उस गेंद में थोड़ा सा कुछ ऐसा डाल दिया जाता है कि जब वो गेंद छन 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 की आवाज करें, ताकि वो जो फील्डर है या जो बैट्समैन है वो समझ सके कि बॉल यहां से गुजर रही है, मतलब उसको इशारा करे। तो ये क्या होता है, ये समावेशी शिक्षा में आ जाएगा। कुल मिला के चैलेंजिंग जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए।
उद्देश्य और घटक की चर्चा करी। कुल मिला के यही चैप्टर अगर देखा जाए बेटा तो यहां से लेकर के ये वाला जो चैप्टर लगा है ये टोटल नया चैप्टर है। ये एक तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा होगा CWN की चर्चा होती है ना, उसी तरीके से मान चलिए यहां भी है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थ्योरी बेस्ड का प्रश्न है, लेकिन अगर थ्योरी बेस्ड समझ में आया रहेगा तो प्रश्न भी समझ में आ जाएगा, ये मैं 100% गारंटी से जानता हूं। सर सिलेबस नया चालू किया है क्या? हाँ बेटा, यही सिलेबस जिनकी चर्चा भी हो रही है, ये नए सिलेबस की चर्चा हो रही है कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा। यस। ठीक है, आगे PDF इसके ग्रुप में डलवा देना। बिल्कुल रहेगा बेटा, बिल्कुल रहेगा। आगे देखिए, आगे देखिए, जो वहां पे 7वें यूनिट में था स्पोर्ट इंजरी, और हमें लगता है 8वें यूनिट में, 8वें नहीं, ये 7वें यूनिट में, 6वें यूनिट में, 5वां, हाँ 6वें में खेल चोटें थी और स्वास्थ्य शिक्षा 7वें में थी। यहाँ पे बिल्कुल अलग कर दिया गया है, यहाँ पे दोनों चैप्टर को एक साथ रख दिया गया है, स्पोर्ट इंजरी, हेल्थ एजुकेशन और पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। अब देखिए क्या क्या हम पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, कुल मिलाते ये मतलब है। खेल चोटों के प्रकार पढ़ा गया है, उनका वर्गीकरण पढ़ा गया है, सामान्य एथलेटिक चोटों का प्राथमिक उपचार और देखभाल पढ़ा गया है, उपचारात्मक विधियों में क्या क्या देखिए, जन चिकित्सा और विद्युत चिकित्सा, ये भी बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। जो थेरेपी में इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि आपको पढ़ना क्या है। वहां पे हम लोग मसाज उसाज को लेके सब पढ़ जाते थे, क्योंकि वो चैप्टर में था स्पेशल। यहाँ पे स्पेशल चैप्टर में है नहीं, यहाँ पे स्पेशल चैप्टर में, इसलिए हमको ज्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने सीधा कह दिया कि जल चिकित्सा की चर्चा करनी है, इसमें हाइपो और जो हाइपर थर्मिया है उसकी चर्चा, मतलब गर्म जल और सामान्य जो जल है या कह लो कि ठंडा जल है उसकी चर्चा, और यहाँ पे विद्युत चिकित्सा की चर्चा कर दी उन्होंने। ठीक है, जो इलेक्ट्रो चिकित्सा है या इलेक्ट्रोपैथी की चर्चा वो यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए इन्होंने क्या रखा, भारत में स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, इंडिया में स्पेशल नाम दिया, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सिद्धांत, ये भी थ्योरी बेस्ड का प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। संचारी और गैर संचारी रोग, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जीवन शैली रोग, ठीक है, इनकी भी चर्चा अभी हम लोगों ने इसको वहां पे स्पेशल पढ़ा भी था, कहां पे, LTGIC के समय। इसके हम लोगों ने अलग से प्रश्न बनाए थे कि हो सकता है कि लाइफ स्टाइल की चर्चा वहां पे हो जाए, तो लाइफ स्टाइल जो डिजीज है उनकी चर्चा। और यहां से अगर देखा जाए तो LTGIC में भी प्रश्न पूछा गया था। अगर आपको LTGIC में प्रश्न पूछा गया था, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि लाइफ स्टाइल डिजीज कौन कौन सी है, जिनमें कुछ लोग मोटापा की तरफ, कुछ लोग कैंसर की तरफ भागे थे। अभावजन्य रोग, मतलब कि किसी चीज से जो समस्या कम होता है उससे रोग जो होते हैं उनकी, मतलब स्पेशल रोगों की चर्चा। अभिविन्यास, मतलब जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, विकृति है, उस विकृति की चर्चा यहाँ पे है, जबकि आपने LTGIC में प्रश्न भी थ्योरी में देखा था। ठीक है, ये विकृति हो गई, जो हमारी डिफॉर्मिटी है उसकी चर्चा। अब देखिए पोषण से क्या है, पोषण और स्वास्थ्य में क्या क्या पूछा गया है, बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत अच्छा है। अभी यहां से भी हम लोगों ने लास्ट टाइम में हमने प्रश्न भी दिया था और लगभग लोगों ने इसको किया भी था। संतुलित आहार की चर्चा, बिल्कुल करेक्ट है, अच्छा यार, ये भी चैप्टर इन्होंने बहुत अच्छा जोड़ा है। हमने तो बताइए, अभी किसी से कोई चर्चा नहीं। यौगिक आहार, ये भी ठीक है, यौगिक आहार की चर्चा करेंगे तो जो 3 प्रकार के आहार है उनकी चर्चा याद हो जाएगी। भोजन में मिलावट, इसकी चर्चा, कुछ लोग यार बहुत दिक्कत होती जब बीच में फोन करते, फोन करोगे बीच में मत फोन किया करिए, ध्यान दीजिए। भोजन में मिलावट, चलिए इसकी चर्चा हो जाएगी।
खेलों में जो एर्गोजेनिक एड्स और डोपिंग, वहां पे देखिए डोपिंग नहीं था, यहाँ पे इन्होंने डोपिंग को रखा है। वहां डोपिंग जबकि कोई चैप्टर नहीं था, वहां पे एर्गोजेनिक एड्स की भी चर्चा नहीं थी कि खेलों को किस तरीके से खिलाड़ी बढ़ाता है अपने तरीके, या खेलों को कौन से ऐसे ऑर्गेनिक एड्स हैं जो बढ़ावा देती हैं, उनकी चर्चा। न्यूट्रिशन लेकर के, कभी कभी कुछ दवा लेकर के, कभी इक्विपमेंट बदल के, कभी कभी साइकोलॉजिकल बातें करके या साइकोलॉजिकल ढंग से, तो ऐसे में जो 5 एस्पेक्ट ऑर्गेनिक एड्स है वो उनकी चर्चा यहाँ पे है ये। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक एड्स यहाँ तक, और ये डोपिंग एक अलग, मतलब दो, ये दोनों ही, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी पढ़ा पढ़ाया है, ये भी पढ़ा पढ़ाया है, ये भी पढ़ा पढ़ाया है, और ये मतलब सारे चैप्टर यहाँ पे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें पे आते हैं, खेल प्रशिक्षण और योग शिक्षा। एक इन्होंने अलग से इसको जोड़ दिया, ये वाले को। खेल प्रशिक्षण की अगर बात की जाए बेटा, तो खेल प्रशिक्षण देखिए इन्होंने रखा क्या क्या है। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत वहां भी थे, यहां भी हैं। स्वास्थ्य संबंधी और कौशल संबंधी स्वास्थ्य घटक वहां भी थे, यहां भी है। ठीक है, वहां भी हम लोग पढ़ते थे, यहां भी पढ़ेंगे, तो यहां पे भी कोई दिक्कत हमको नहीं है। चाहे स्किल रिलेटेड की चर्चा हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की चर्चा हो, दोनों यहाँ पे है। एवं उनकी परीक्षण प्रक्रियाएं, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि इनका जो स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चा हो रही, घटक की चर्चा हो रही है, उन घटकों में उनके परीक्षण की चर्चा, मतलब उनके टेस्ट की चर्चा अलग थी। ऐसे में कहा जाए तो जो टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर जो कहा जा रहा था कि नहीं है, वह मान के चलो कि यहां पे आपको मिल गया। ये यहां पे आपको मिल गया। जो 5 कंपोनेंट हमारे किसके हैं, स्वास्थ्य संबंधी, इनको कैसे आप मेजर करोगे उनकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो 6 टाइप के हमारे स्किल रिलेटेड है, उन स्किल रिलेटेड की चर्चा, उसको भी मेजर करने की व्याख्या की है। तो एक तरीके से देखा जाए कि स्पेशल चैप्टर तो टेस्ट एंड मेजरमेंट का नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट को यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, कि आप एजिलिटी को कैसे चेक करोगे, आप फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे चेक करोगे, आप जो कार्डियो और रेस्पिरेटरी उसको कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट है हमारे हेल्थ रिलेटेड और जो हमारे स्किल रिलेटेड या मोटर फिटनेस से बोल सकते हो, उनको कैसे आप मेजर करोगे, उसकी चर्चा यहां पे की गई है। ठीक है, आगे देखिए। अब अलग से देखिए क्या क्या जो 5 कंपोनेंट है उनकी चर्चा अलग से यहां पे इन्होंने की है। ठीक है, जो टेस्ट एंड मेजरमेंट में या कह लो कि जो खेल प्रशिक्षण में हम लोग पढ़ते थे, वो अलग से इन्होंने जोड़ा है। जैसे गति, शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन और समन्वयात्मक क्षमता। ये 5 जो कंपोनेंट है स्पोर्ट ट्रेनिंग के, कह लीजिए कि जो 5 कंपोनेंट है, वो 5 कंपोनेंट की चर्चा यहां पे की गई है। देखिए के प्रकार और विकासात्मक विधियां, ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। मतलब वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, यहां भी अच्छे से मिल गया, तो पढ़ने में यहां भी मजा आएगा। फिर देखिए, अब हमारे कहा स्पेशल योग पे आ गए। अष्टांग योग क्या है, बहुत अच्छा। आसनों के प्रकार, बिल्कुल करेक्ट। प्राणायाम के प्रकार, बिल्कुल करेक्ट। शुद्धि क्रियाएं जो 5 है उनकी चर्चा, सूर्य नमस्कार जो उसकी चर्चा, स्वास्थ्य और खेलों में योगाभ्यास का महत्व और लाभ, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब सारी चीजें इन्होंने, जो भी हम तो ये कहेंगे जिन्होंने भी सिलेबस को डिजाइन किया, बहुत अच्छा डिजाइन किया। अच्छा लग रहा है कि बच्चे भ्रमित होकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए। फिर लास्ट में देखिए इन्होंने क्या, ये वाला जो चैप्टर इन्होंने जोड़ा है, ये आपको हर जगह कहीं कहीं मिल जाएगा। और अगर आप अभी की जो प्रोटोकॉल वगैरह देखे होंगे कि प्रोटोकॉल क्या क्या है किसी योग की, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखने के लिए दिया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा, सामान्य योग प्रोटोकॉल की चर्चा, भारत में प्रमुख योग शिक्षण संस्थान की चर्चा। मतलब योग को इन्होंने एज अ चैप्टर नहीं, बल्कि एज अ यूनिट की तरह रखा है। जैसे अगर देखिए एमपी में हम लोगों ने स्पेशल एथलेटिक्स और योग को अलग से पढ़ा था, वैसे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि योग एथलेटिक्स तो अलग नहीं है, लेकिन योग को अलग इन्होंने किया है, जबकि एथलेटिक्स को एथलेटिक्स इंजरी में अलग कर दिया।
कि जो एथलेटिक्स में जो इंजरी होती है उन पर ट्रीटमेंट कैसे आप करेंगे। अब देखिए इन्होंने लास्ट में क्या जोड़ा बेटा, खेल संबंधी सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता। जो हमारी स्पोर्ट्स है, अगर देखा जाए तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े ना, वो सब एज जो पीजीटी वाले नहीं होते हैं, कई कॉलेज में जाते हैं तो जो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं उनकी चर्चा। अब जो स्पेशल स्पोर्ट्स मैन है, एक यूनिट उनके लिए अलग से है, सिर्फ एक यूनिट स्पेशल है, बाकी कुछ भी स्पेशल यहाँ पे नहीं है। जो सर की ट्रेनिंग वोनिंग सब थी वो सब खत्म कर दी है यहाँ पे। हमें लगता है पीजीटी में लेके चले गए, को पीजीटी का ही पार्ट है तो ज्यादा ठीक है। आइए याद देखते हैं, वहां पे कुल मिला के 15 खेल थे। कितने बेटा? 15 खेल थे। हम लोग 15 खेलों की खूब विस्तृत चर्चा करते थे, जिनमें इतिहास पढ़ते थे, मेजरमेंट पढ़ते थे, मतलब मापतौल, साथ ही साथ वहां पे क्या पढ़ते थे बेटा? नियम पढ़ते थे। नियम के साथ साथ एक प्रश्न जो पूछा जाता था, शब्दावली, शब्दावली पढ़ते थे। उसी में हम लोग पुरस्कार पढ़ लेते थे, उस खेल से संबंधित पुरस्कार, और जो टर्मिनोलॉजी थी, टर्मिनोलॉजी के साथ साथ उसी में जो उसकी बेसिक चीजें होती थी उनको भी पढ़ते थे। जैसे उनका संबंधित कह लीजिए कि क्या बोले मुझे, विश्व कप वगैरह, ये भी मतलब इतने चैप्टर। इतिहास पढ़ते थे, मापतौल पढ़ते थे, नियम पढ़ते थे। नियम में सब आ जाता है, वो भी आपका रेफरीशिप वगैरह, शब्दावली, पुरस्कार, विश्व कप, इतना कुछ पढ़ा करते थे। यहां पर देखिए क्या है भैया, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, जूडो, ट्रैक और फील्ड के खेल मैदानों और उपकरणों की शब्दावली, प्रमुख नियम, माप और आयाम। वही मापतौल का मतलब आयाम है। देखिए यहाँ पे भी क्या क्या इन्होंने कहा, क्या क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो खेल दिए गए ना, उनके उपकरण पढ़िए, उनकी शब्दावली पढ़िए, उनके प्रमुख नियम जानिए, माप तौल और जो उनके आयाम है उनकी चर्चा की, मतलब जो डायमेंशन उनकी चर्चा करना है। तो कितने खेल बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खेल मान के चलिए। एक ट्रैक और फील्ड का मतलब 13 कर लेते हैं। तो 13 खेल आपके ये हो गए, प्लस क्योंकि वहां पे योग था तो योग भी वहां पे हो गया था। इसमें जो कट गया है, तैराकी कट गया है, तैराकी सिर्फ कटा, बाकी हमको लगता सारे खेल यहाँ भी आपके हैं। तो 13 14 15 खेलों की जो चर्चा थी वो 15 खेल यहाँ पे आपके। अब देखिए और क्या, ये तो बिल्कुल अच्छा चैप्टर, मतलब मजेदार चैप्टर, पढ़ने में काफी रुचिकर और मजा भी आता है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित जब भी चर्चाएं होती है तो थोड़ा सा मजा आ जाता है। ठीक है, अब बीच बीच में इनको लगाते रहते हैं हम लोग। प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मतलब वहां पे स्पेशल चैप्टर नहीं था, यहाँ पे स्पेशल चैप्टर है। ठीक है, अवार्ड की चर्चा और सम्मान एक ही बात है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार और प्रतिष्ठित खेल व्यक्तित्व। चलिए ये चैप्टर आपको यहाँ पे नया मिल गया, जो इसको कहा जा सकता है स्पेशल यूपी। अच्छी बात है, होना चाहिए। भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां। ठीक है, कहा भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व मतलब जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम या हमारे देश का जो गौरव है उनकी उपलब्धियों की चर्चा करनी है। भारतीय शारीरिक शिक्षा के प्रमुख योगदानकर्ता और संस्थान, मतलब जो हम लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़ते थे, ये संस्थान वगैरह की चर्चा वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, भारतीय शारीरिक शिक्षा में प्रमुख योगदानकर्ता मतलब जो विशिष्ट व्यक्तित्व है उनकी चर्चा, और साथ ही साथ जो संस्थान है
चाहे वो HBPM हो, चाहे आपकी साई की चर्चा, मतलब जितने भी है, चाहे साई की चर्चा, चाहे LIT की चर्चा हो, चाहे मतलब जो भी है खेल संस्थान, उन सारे खेल संस्थानों की चर्चा करनी है जो भारत में विशिष्ट रूप से है। और ऐसे में व्यक्तित्व में जो योगदान करता है, चाहे HBPM की चर्चा हो, सॉरी जो वैद्य बंधु थे उनकी चर्चा हो, चाहे हमारे जो भारत के कह लीजिए कि जो सारी शिक्षा के पितामह कहे जाते, चाहे उनकी चर्चा हो, चाहे RC भक्त की चर्चा, मतलब जो भी लोग हैं उन सभी की चर्चा यहाँ पे करने की आवश्यकता है। ठीक है, GD सोधी से लेकर के सारे लोग जो स्पेशल व्यक्तित्व सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर देखिए लास्ट में क्या आएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल संघ और महासंघ। अब देखिए इसमें आपके जो भी संस्थान हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल संघ और महासंघ, मतलब जो भी फेडरेशन बनी है, उन सारी फेडरेशन की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे चाहे आपके जो हमारी स्पेशल काउंसिल है या कमेटियां जो है, उन कमेटियों या काउंसिल की चर्चा यहाँ पे करनी है, वो भी इंडिया के साथ साथ विश्व स्तर की, उन दोनों को लेके चलना है। ठीक है, तो मुख्य जो भी चर्चाएं होंगी उनको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इस तरीके से बेटा देखा जाए तो जो हमारा यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, ये टोटल जो हमारा सिलेबस है यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसी का ये इंग्लिश वर्जन था जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इंग्लिश हिंदी को कोशिश किया कि सबको समूह में ला दिया था। ये आपके LTGIC का पेपर हमने डाउनलोड किया था, सोचा था कि मौका मिलेगा तो इस पर थोड़ी चर्चा हो जाएगी, अब लेकिन हमें लगता है अभी मौका नहीं है और आज बहुत सारे लोग ऐड भी नहीं हो पाए हैं तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। ठीक है, स्पेशल अगर देखा जाएगा तो हम लोगों ने आज जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन स्पेशल जो रहा है, स्पेशल जो रहा है वो क्या नाम का, हमें सबसे पहले देखिए कभी भी आप याद रखिए, कुछ भी आप करने वाले हैं या कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप सिलेबस को पूरी तरीके से क्लियर कर लें। और सिलेबस यदि आपका क्लियर रहा तो 100% आप मान के चलिए कि आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे में सिलेबस हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया, समझ लिया कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, कहीं दिक्कत तो नहीं है, या अन्य जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस से कितना मिलता जुलता है सिलेबस हमारा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो बहुत डिफरेंस है, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या आ गया यहाँ पे। हमने बार बार कहा था जब भी हमने क्लास ली थी आपसे, और उस क्लास के दौरान हमने आपसे कहा था कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, जो प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, आप जिस भी कमरे को ये स्टडी रूम बनाए हैं उस कमरे में दीवार पे बड़े बड़े अपने अक्षरों में, ये नहीं कि ये निकलवा के आपको टाइम नहीं, आप अपने अक्षरों में हिंदी और इंग्लिश का एक सिलेबस बनाए। उस सिलेबस पे आपकी निगाह दिन में एक बार पढ़ ही जानी चाहिए, ताकि जो भी प्रश्न, जैसे मैं सुपर संडे आपको देता हूं तो सुपर संडे जैसे ही आप ओपन करें आप ये तुरंत बता देंगे यार ये इस यूनिट का चैप्टर, इस यूनिट का ये वाले चैप्टर से है। जिस दिन आप यहां तक पहुंच गए, मैं गारंटी से कहता हूं फिर आप ये कभी नहीं कह पाओगे कि सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या यह समझ में नहीं आया। देखिए प्रश्नों की मैं चर्चा कर दूं, जो बहुत लोग कंफ्यूज है कि सर इस बार UPTGT में ऐसे प्रश्न आए कि जो बहुत हमें कंफ्यूज किए, टाइम मैनेजमेंट हमारा खराब कर दिया, तो आपका नहीं कठिन होगा तो जितने भी आपके कंटेस्टर होंगे या जितने भी स्कॉलर होंगे सबके लिए वो कठिन हो जाएगा, किसी एक के लिए सरल और एक के लिए कठिन नहीं होगा। पहली बात ये मान लीजिए। दूसरी बात, जितने भी प्रश्न आएंगे जब कठिन आएंगे तो आप मान के चलिए मेरिट का आंकड़ा सही जगह पे जाके रुकेगा, वो भी अच्छा हुआ। 2021 हिंदी का पेपर उठा के देखिए और इस बार 2022 वाला भी पेपर उठा के देखिए जो 26 में हुआ है, दोनों में डिफरेंस देखिए। वहां पे 72 नंबर पे जनरल की मेरिट बन गई थी, तब से लोगों को लगने लगा था कि हिंदी का पेपर ऐसे ही आएगा,
और सब लोग पूरी तरीके से उसी तरीके से पढ़ाई किए, जबकि इस बार 120 वाले 122 वाले भी अपने आप को सही जगह पे डिजर्व नहीं कर पाए। तो ये आंकड़ा कभी भी ये मत मानिए कि वहां पे मेरिट 102 पे बनी थी तो इस बार 95 पे कैसे बन गई, या 110 पे बनी तो 110 पे बनी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल पूरे मनोवेग से सिर्फ जो सिलेबस में दिया गया है 8 यूनिट में जो इन्होंने डिवाइड किया है, उस 8 यूनिट की तह तक हमको जानने की जरूरत है। आप सभी लोग एक नोटबुक नहीं, हमारे कहने से तो आप 8 नोटबुक बनाइए, छोटी छोटी। एक नोटबुक में जब भी आप उठाए उससे संबंधित जो भी पेचीदा प्रश्न मिले, कुछ भी मिले, उसी वाले में ही नोट करिए। और जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा जिन प्रश्नों पे आप भले प्रश्न आपके गलत हो जाए, लेकिन अगर आप ये बता दें अरे यार ये वाला उस यूनिट का प्रश्न यहां से आया था, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो, 50-50 में फंसे हो, तो भी मैं मान के चलूंगा कि आपकी पढ़ाई का जो लेवल है बहुत अच्छा है, बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई समस्या तो नहीं हुई? थोड़ा सा समस्या आप सबको हुई होगी मेरी वॉइस की वजह से, ब्लूटूथ की वजह से। अगर कुछ ऐसा है तो नेक्स्ट डे मैं इस चीज को अपने तरीके से चेंज करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और किसी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बाकी आज मान के चलते हैं कि हम लोग सिलेबस पे डिस्कस किए हैं। बिना सिलेबस के डिस्कस के हम कहते हैं ना कि अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे जो उद्देश्य है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमें किन उद्देश्यों पे चल करके लक्ष्य हमारा मिल सकता है उनको स्पष्ट, तो ये हमारे लक्ष्य की तरह है कि हमको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 को पूरी तरीके से पढ़ जाएंगे तो लक्ष्य हमारा है एग्जाम क्रैक, वो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार सीटों की संख्या भी काफी ज्यादा आने वाली है, तो आई थिंक आपकी जो पढ़ाई का लेवल है उसको आप बिल्कुल मेंटेन रखिए, कहीं छोड़ने का प्रयास मत करिए। बीच में हम कभी मिस करते, कभी आप मिस करते हो, वो अलग का मैटर है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम लोग क्लास करें उस क्लास से हमें कुछ अच्छी चीजें डेली मिली। और मैं बता दूं, दो क्या क्वेश्चनरीज अभी शुरुआत में 2 क्वेश्चनरीज आपको मिला करेंगी। एक सुपर संडे के नाम से चलेगी जिसमें 125 प्रश्न होंगे, जो आपके कोर्स को रिवाइज करेगा, रिवीजन के तौर पे चलेगा। आप एक बात याद रख ले, आपके पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उन प्रश्नों को लिखना है। अगर सीरीज में वो प्रश्न गलत है तो उस प्रश्न पे डिबेट करना है और उस प्रश्न को सही करके उसका उत्तर भी बताने की जरूरत है कि सर ये वाला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, चाहे राइटिंग में गलत हो, चाहे वहां पे टिक में गलती हो गई हो, कुछ भी हो, तो आपको क्योंकि वो प्रैक्टिस है, अभी आपको क्या है सुधारात्मक क्रिया की तरफ बढ़ना है, तो वहां ठीक करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, बंद किया जाए आज? ठीक है सर, सिलेबस पर ग्रुप में डाल दें। जी, कुछ लोग बहुत शांत है आज, हम तो शांत नहीं है सर। इंग्लिश दोनों का डाल देना ग्रुप। हाँ ग्रुप में जाएगा बेटा, ग्रुप में जाएगा। देखिए फिजिकल एजुकेशन का जो एक नियम है और जो लेसन प्लान आप लोग बनाए होंगे, उस लेसन प्लान में एक लीडर क्रिया होती है, मतलब खेल से संबंधित मनोरंजनात्मक खेल या कुछ ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से मन पूरी तरीके से खुश हो जाए। और अगर आप किसी भी क्लास को लेने के लिए जाते हैं बच्चों के बीच में, अगर 40 मिनट की क्लास है, आप 20, 25, 30 मिनट तक खूब जम के पढ़ाइए, 35 मिनट पढ़ाइए, लेकिन 5 मिनट का जो अंतिम टाइम है, उस 5 मिनट के अंतिम टाइम में बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाइए कि कल के लिए वो पूरे मनोवेग से तैयार रहें कि यार सर ने बड़ा अच्छी क्लास में मजा आया। ठीक है सर, इसके अलावा उसके जीएस वाले का कुछ है क्लियर या नहीं किया जाएगा या नहीं? अभी कुछ नहीं है, जब आएगा जब ये विज्ञापन देंगे, उस विज्ञापन के साथ जो भी इनकी एडवर्टीजमेंट में छपेगा उन सबके ऊपर। ये क्या साइड पे डाल दिया क्या? ये वाला सिलेबस साइड पे डाला है क्या? अभी साइड पे ये सिलेबस नहीं डाला है, लेकिन मान के चलो कि ये सिलेबस आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि अभी जो भी चैप्टर बनाए गए हैं पीछे, अभी जैसे उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो सिलेबस तो सब चेंज हो रहा है। क्योंकि जानते हो हमारे यूपी टीजीटी का सिलेबस कभी बदला ही नहीं,
कब से? जब से हमारा आयोग बना, पहली बार 1999 में जब पेपर हुआ, तब का जो सिलेबस था आज तक वही सेम सिलेबस थे, एग्जाम कराते गए। जबकि उस सिलेबस को देख लोगे तो इतना चक्कर खाओगे आपको लगे, जबकि एलटीजीआईसी का सिलेबस बहुत अच्छा है, यूपी टीजीटी का सिलेबस ऐसा है कि जैसे गिर गिर के उठ रहे हैं। सर एलटी की वैकेंसी आने की संभावना है सर? सर हाँ बिल्कुल, वो भी उसी के साथ में लगी है। सर आज उन्होंने किया है ना, उसी आज में। हम सही बात एक बताते हैं, जी हमने तो सर सिलेबस भी कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार ये हुआ है कि सिलेबस याद हो गया एलटी ग्रेड का। इससे पहले कभी सिलेबस नहीं पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, कुछ छोड़ा ही नहीं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, हम लोग चाहे जैसे पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज गारंटी लेता हूं कि आपको मैं इस लायक बना दूंगा कि आप सिलेबस नहीं बल्कि किसी चैप्टर को किसी के सामने बिना किताब खोले डिस्कस करोगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। वो अलग की बात है कि भाई तो सर मैं कह रहा हूँ कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सिलेबस की, कुछ छुटा ही नहीं है तो क्या सिलेबस। सर कितने आने की संभावना है सर? कितनी पोस्ट आ सकती है? देखिए अब हमारा जो एक अनुमान होता है, मैंने अच्छा एक पता नहीं क्या है, जब मैं किसी चीज को बहुत मनोवेग से सोच के जब बोलता हूं तो पता नहीं क्यों सही भी कभी कभी हो जाता है। हमने 2 बार, अभी एलटीजीआईसी के समय और यूपी टीजीटी के समय, सिर्फ हमने 2 ही बातें बोली थी कि मेरिट का लेवल क्या होगा, और आंकड़ा जो लोग भी हमारे ग्रुप में होंगे, अगर वो हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो वो बिल्कुल ये कह सकते हैं सर आपने जो कहा था बिल्कुल सही निकला। जबकि यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या घूम घुमा के ये लोग आए थे, हमने सिर्फ प्रश्नों को देखा, पढ़ा, और उस प्रश्नों को देखने के बाद हमने एक अपनी समरी बनाई कि कितने प्रश्न कौन कर सकता है, कौन कितने प्रश्न नहीं कर सकता, इसलिए लेवल क्या होगा। और हमने कहा था 95 का लेवल होगा, और 100% 95 के लेवल पे ही जाके रुके। और मेरा जो आंकड़ा अभी कहता है, किसके लिए? वैकेंसी के लिए, वो ये कहता है कि जो 720 सीट वो दिखा रहे हैं, हमारे अनुसार थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। मैं झूठ बोल के या कह लो कि उन चीजों से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा कि मैं जो कह दूं वही सही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी तक की जो सबसे बड़ी पोस्ट आई थी 498 समथिंग 500 2021 जो एग्जाम हुआ था 21 वाली, और हमें 21 वाली, हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी वैकेंसी हम उसको मानते हैं। तो उन्हीं को तो देखकर अब लग रहा है कि सर अपना भी समय आने वाला है, क्योंकि 21 से जो बचे हुए थे वो अभी 2022 वाली इसमें मतलब अभी शामिल हो गए, कुछ एलटी ग्रेड में आ गए। आप बोल दीजिए हम ही लोग हैं आएगी सर जो अगला सर, एक नंबर बार लेके सर आएंगे। आप सर अपने मुखारबिंदुओं से बोल दीजिए सर, वैकेंसी कितनी आएगी सर? देखिए जो जगह जगह की चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चा थोड़ा सा भ्रमित भी आप सबको कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले, बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से इसको बताया, लेकिन हमें जो लगता है यह जो आंकड़ा होगा 500 के लगभग देर बाद। ऐसे में सीटें जहां भी थी रिक्त थी, खोजी तो गई है, खूब खोजी गई। कभी प्रतापगढ़ में वैकेंसी नहीं मिलती थी, इस बार प्रतापगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छी खासी वैकेंसी हमारे आयोग तक पहुंची है। उन जिलों से जिन जिलों से वैकेंसी नहीं आती थी, वो चाहे स्टिकनेस कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, वैकेंसी आई है। लेकिन हमें जो लगता है जो वैकेंसी का लेवल होगा, लेकिन एक बार बताएं 500 वैकेंसी अगर आ जाए ना, वो बहार है। बहार मैं उसको कहता हूं कि अभी जैसे हम टीजीटी में देख रहे थे कि लगभग जो 27 लोग अपने ग्रुप से निकले हैं डीडी के लिए, अगर ये वैकेंसी 500 होती ना, और ये जैसे ही आंकड़ा गिर के नीचे आता 85 के ऊपर और 95 के बीच पहुंचता, तो यहां पे इतने लोग दिखते कि नाम को लिखते लिखते आप भूल जाते। 200 प्लस हो जाते सर अगर 85 के आसपास होती तो अपने ग्रुप से। बिल्कुल, हम लिख रहे थे एक दिन सबसे, जब रिजल्ट आप सबसे मंगवाए थे कि आप लोग भेजिए किसका कितना है, हम लिखते लिखते 85 से 90 के बीच में मतलब उबने लगे थे। फिर हमने कहा कि हम सिर्फ 90 के ऊपर वालों को ही लिखेंगे, बाकी सब पे हमारी कोई
निगरानी नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ नहीं कि सर, 90 हुआ नहीं है, हुआ भी तो है। अपने अपने इसमें एलटी ग्रेड में देखो 135 के आसपास थे ना सब लोग। हाँ हाँ, LTGIC में 135 जबकि के वो लगभग तो देखने को अगर देखा जाए तो वो इससे टफ माना जाता है, एलटी ग्रेड का टफ माना गया था। देखो बात ये है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो समस्या हुई है यूपीटीजीटी को लेके, इन्होंने जो थ्योरी बेस के जो प्रश्न बना दिए वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। देखिए कभी भी मैं बता दूं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो साइकोलॉजी या किसी भी टॉपिक का जो जनरल वो क्या कह लीजिए उसकी, अरे कुल मिला के परिभाषा, जो परिभाषा डिफिनीशन है, कोई याद नहीं करे। फिजिकल एजुकेशन की तो याद कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन में आप WHO की याद कर सकते हो, झा वगैरह की आप जाकर के साइकोलॉजी में याद कर सकते हो, जो मुख्य मुख्य दो एक लोग। लेकिन अगर वो कहीं से उठाते ऐसी परिभाषा दे दे जिनके राइटर का नाम ही आपको नहीं पता, तो 100% वो गलत होना है। वो मतलब गलत करवाने के लिए ही वो प्रश्न दिया गया है। सर सही बात तो ये है कि इस बार जब भी कोई एग्जाम होता है, उसके बाद जब भी एग्जाम छूटता है, परीक्षा हाल से निकलते हैं, तो लगभग सबको अपना आइडिया लग जाता है। ये पहला एग्जाम था शायद 2022 वाला जिसमें कोई श्योर नहीं था। जब भी आंसर मिलाए हैं उसके बाद आए हैं कि हाँ थोड़े हमारे ठीक हो गए, क्योंकि तुक्के में थे सारे के सारे। जी इसलिए बेटा, कोई नहीं था कि मैंने 100% इतना किया है, कोई ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता था। जब तक कि वो, यहां तक मैं बताऊं, यूट्यूब से मिलाने के बाद भी लोग श्योर नहीं थे। जिन्होंने 110 बताया, 105 बताया, वो सब 95 पे आए, मतलब 10-10 प्रश्नों का अंतर वहां भी था। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमको सीधा टू द पॉइंट अपने सिलेबस को कवर करना है। जैसे पीछे कवर किए वैसे अब भी कवर करेंगे। और 100% में बताऊं, चाहे जहां से प्रश्न पूछा जाएगा, आप ये 100% कहोगे कि हमको आता है। और एक बात बताएं सर, यही लग रहा है क्योंकि अब जितने तरह के पेपर बनाने हैं इन्हें, वो सब बना चुके हैं। अब ये क्या बनाएंगे, हम तो ये सोच लिया है, बना दो, अब क्या बनाओगे। ज्यादा टफ प्रश्न आ ही नहीं सकता, है ही नहीं। अगर इससे टफ बना रहे हैं तो मान के चलिए उनका जो मोटो है वो सीधा सा है कि हमें कुछ गिने चुने लोग जो अंधी तुक्की में सही कर ले वो आ जाए। ऐसे मैं बताऊं, बहुत सारे लोग मेरिट में ऐसे भी लोग पहुंच गए हैं जो 94 पे आपको 94 पे वो है। जो 23% हमने बताए थे कि ऐसे हैं जो बहुत पढ़ने वाला भी नहीं कर सकता है, तो वो 23 में हो सकता है ना निगेटिव मार्किंग होने की वजह से उनके 10 सही भी हुए हैं। और जो 10 सही कर लिए ना, वो आपसे 10 प्रश्न ऊपर है। अगर आप 83, 85, 89 पे उठे हो तो 96, 98 पे भी है। उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस से पहुंच गए हैं। और बिल्कुल वहां तक मत इसका असली फायदा तभी होगा जब नेगेटिव रहे, इसमें साथ में नेगेटिव रहेगा तब बढ़िया रहेगा सबसे। नेगेटिव होता तो कोई भी प्रश्नों को छूता नहीं, कम से कम 20 प्रश्नों को कोई नहीं छूता। 20। सर टीजीपी में इस बार क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? क्या इस बार टीजीपी अभी कुछ मार्किंग क्या? अभी जब तक विज्ञापन डेटा ना आ जाए तब तक हम लोग पुराने धरने पे ही चलेंगे। सिर्फ सिलेबस नया है, हम सिलेबस को इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब हमारा ही है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। तो हमको चाहे वो पढ़े चाहिए पढ़े, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ नया पढ़ रहे हैं। LTGIC को उठाएंगे तो आपको लगेगा वही वाला पढ़े जो पहले पढ़े थे। जैसे किताब होता है ना, किताब बार बार एक ही किताब को पढ़ तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पढ़े, पढ़ना पलटने वाला काम होता है। सब तो पढ़ा है, लेकिन वही चीज नई किताब में आपको मिल जाए, नई भाषा में मिल जाए, आप उसको लाइनिंग करके पढ़ोगे। ठीक है बेटा, चलिए सबके लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले 2 प्रश्न बताएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे LTGIC। ठीक है, जय हिंद सर। प्रणाम सर। ये है सर जो, हेलो सर, आवाज सुनाई दे रही है? आशीष बताइए। जी हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर कि अब जो भी कमियां रह गई हैं जो इसमें डीबीए में सिलेक्ट हुई या नहीं हुई सर, हम जैसे लोग जो भी इधर में हैं, तो अब सारी चीजों को भूल जाएं और जो नई वैकेंसी आ रही है, मैं
सर कि जो आपका शैक्षिक मंच है सर, इस बार ऐसा महारिकॉर्ड बनना चाहिए सर, इतने लोग सिलेक्ट हों कि हम लोग भी अभिभूत हो जाएं, अपने गुरुदेव के चरणों में ऐसी दक्षिणा दें हम लोग कि यह शैक्षिक मंच जो है वो सर्वोच्च स्तर पे आयाम पे पहुंचे सर। सबसे मेरा आह्वान है कि आप लोग बिल्कुल जुट जाइए और यही बिल्कुल यही मत हम सब अपने गुरु के चरणों में सच्ची गुरुदक्षिणा होगी, इतना ही निवेदन सबसे है। आप लोग जिस दिन सेलेक्ट होते हो ना, उस दिन हमारे लिए दीपावली, होली, ईद सब होता है, ये मान के चलिएगा। हमें सिर्फ खुशी मिलती है जब आपके नामों को देखता हूं कि आप इस स्टेट में या इस जगह पे पहुंच गए हो। और बताओ, मैं जब अपने शिष्यों से मिलता हूं तो मुझको इतनी खुशी होती है, उतनी खुशी हो सकता है कि एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलने के बाद भी ना होती होगी। मतलब लगता है कि यार ये हमारे द्वारा आए हैं, या हमको जानते हैं या हम इनको जानते हैं। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई स्टेट से ही है, लेकिन ऐसी जगहों में जहां वहां कभी हो सकता है ना गए हो। तो एक ऐसा मंच हमने बनाया है जहां पे सबसे मुलाकात हो रही है। सीधी सी बात है, मेरा कहने का आशय ये है बेटा कि आप लोग पूरे मन से, जो शैक्षिक मन है ना, आप कभी भी हमको फोन करोगे, हमको कभी कोई किसी चीज का मैसेज करोगे, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा कि बेटा ये काम करो। कभी ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको इग्नोर कर दूं, वो हमसे नहीं हो पाता है। ठीक है, और मेरा मानना यही है। जय हिंद सर। एक जय हिंद, जय हिंद सर। वैकेंसी कब तक आएंगी सर? बस बहुत जल्दी आ जाएगी आप सर। थोड़ा अब इस पर चर्चा मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, कब आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, जो हमारे कर्म में है, जो हमारे हाथ में सर। किसी ने कहा है कि हम बीज बो सकते हैं सर, उसमें कितने फल लगेंगे ये हमारे बस में नहीं है। बीज बोकर उसको पोषित कर सकते हैं सर। रोमन के एक सम्राट थे मार्कस एरोलियस, बहुत अच्छी बात कही। तो अब वो छोड़ दीजिए, कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, हमारी सरकारी नीतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए पूछा हमने। नहीं, अरे मेरी बात को अन्यथा मान लीजिए गौरव भैया, क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन जो आत्मानंद पूछा ना, हमने इसलिए पूछा कि अगर वैकेंसी लेट होगी तो दिक्कत होगी, और टाइम पे करेंगे मैनेज, ऐसे पढ़ना है। कन्हैया जी आप 100% श्योर रहिए कि आपको वैकेंसी जल्दी मिलेगी, और आपका जो पढ़ाई का लेवल है बस इसी को मेंटेन किए रहिए। इस बार सफलता की सूची में आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, और साथ ही साथ एक अच्छे एजुकेटर भी हो। ठीक है, कोशिश होगी बेटा, ठीक है ना। चलिए बेटा, सभी को गुड नाइट। गुड नाइट।